तो इसमें देखेंगे सिंगल फेज टू सिंगल फेज जो साइक्लो कन्वर्टर है, इसमें कल देख रहे थे मिड पॉइंट टाइप होता है और दूसरा कैसा होता है, ब्रिज टाइप। तो मिड पॉइंट टाइप में 4 थरिस्टर का यूज करते हैं, 2 पॉजिटिव ग्रुप और 2 होते हैं नेगेटिव ग्रुप। और इसमें 8 थरिस्टर का यूज करेंगे, 4 पॉजिटिव ग्रुप एंड 4 नेगेटिव ग्रुप। पॉजिटिव ग्रुप क्या करता है, पॉजिटिव जो हाफ साइकिल होती है ना, आउटपुट में हमको पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, पॉजिटिव साइकिल के समय कंडक्ट करेगा। और नेगेटिव ग्रुप थरिस्टर कब करता है, नेगेटिव साइकिल के समय। तो जब अपने को आउटपुट में यहाँ पे इस प्रकार से पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, तो उस पॉजिटिव साइकिल समय में पॉजिटिव ग्रुप, और जो नेगेटिव साइकिल मिलेगी इसके समय कौन वर्क करेगा, यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप जो है वो कंडक्शन यहाँ पे करता है। ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आउटपुट में हमको क्या मिलती है, यहाँ पे ये अल्टरनेट साइकिल मिल जाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में होती है यदि स्टेप अप है, और यदि स्टेप डाउन है तो फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी से वो लेस होती है। आई बात समझ में। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रिज टाइप है, इस ब्रिज टाइप में 4 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप है और 4 नेगेटिव ग्रुप है। तो इसमें जो है 2 थरिस्टर्स एक साथ क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज में कंडक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए 2 थरिस्टर्स कंडक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक। तो जैसे कि P1 P2 कंडक्ट करेगा। नेगेटिव साइकिल के लिए यहाँ पे 2 थरिस्टर्स कंडक्ट करेंगे, जैसे कि N1 N2 कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से अल्टरनेट 2 थरिस्टर सीरीज में यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। ठीक। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद में यदि इसकी देखेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू यहाँ पे क्या होती है। तो यहाँ पे जो ब्रिज टाइप है ये, ठीक है, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज ये किसके लिए है, ब्रिज टाइप के लिए। तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे Vm/√2 1/पाई पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा/2, और पूरे का ये स्क्वायर रूट है। तो ये इसकी आउटपुट आरएमएस वोल्टेज होती है। ठीक। तो यदि कोई पूछा मान लीजिए कि आउटपुट आरएमएस वोल्टेज क्या है इसकी, तो इस फार्मूले से आप इसकी आउटपुट आरएमएस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। और कम्यूटेशन आपको बता चुका था कि यदि आपका स्टेप अप होगा तो स्टेप अप में कौन सा कम्यूटेशन यूज करोगे, तो इसमें आप यूज करोगे फोर्स कम्यूटेशन। ठीक। और यदि स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन में हाँ लाइन या नेचुरल कम्यूटेशन का यूज करें। ठीक। तो इसका यहाँ पे कम्यूटेशन का यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे समझ में आया कि आरएमएस वैल्यू आपकी है। अब यहाँ पे देखेंगे थ्री फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है। तो इसकी वेव फॉर्म मैं नहीं बना रहा हूं आपको, सिर्फ आपको याद रखना है 3 फेज हाफ वेव में 3 फेज टू सिंगल फेज, 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन करेंगे। तो 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन के लिए, ठीक है, हमको यहाँ पे जो थरिस्टर्स यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से तो ये सभी यहाँ पे थरिस्टर्स हैं ये। तो इनमें पॉजिटिव ग्रुप थरिस्टर्स हैं और दूसरे इनमें यहाँ पे निगेटिव ग्रुप थरिस्टर्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 3 फेज सप्लाई ले लेते हैं इस प्रकार से। और इस 3 फेज सप्लाई से इनको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक, तो ये आर वाई भी 3 फेज सप्लाई है और 3 फेज सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से ये लोड होगा और यहाँ पे ये न्यूट्रल। तो इसमें जो ये T1, T2 और T3 है, ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप थरिस्टर है। और दूसरे जो ये यहाँ पे हैं T4, T5, T6, ये यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप। तो ये पॉजिटिव ग्रुप थरिस्टर हैं और दूसरे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप थरिस्टर है। ठीक, तो याद रखना है आपको 3 फेज टू सिंगल फेज यदि हाफ वेव कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कितने थरिस्टर्स का यूज करेंगे, तो 3 पॉजिटिव ग्रुप एंड 3 नेगेटिव ग्रुप। तो टोटल कितने थरिस्टर्स का यूज करोगे, यहाँ पे 6 थरिस्टर का यूज करोगे। ठीक, अब हमको जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है, उसको डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे ये जो थरिस्टर्स होते हैं इनको एक प्रोग्रेसिव फायरिंग स्टेप्स में क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। तो इनमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेसिव फायरिंग, ठीक है, स्टेप्स यहाँ पे लेते हैं। तो एक स्टेप में क्या करेंगे, इनको एक प्रोग्रेसिव फायरिंग यहाँ पे करेंगे। जैसे कि यदि हमारी जो इनपुट साइकिल है, ठीक, तो इस प्रकार से यदि हमारी कोई ऐसा इनपुट साइकिल है यहाँ पे 3 फेज, और इस 3 फेज इनपुट साइकिल की फ्रीक्वेंसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को यदि रिड्यूस करना है तो इनको एक रेंज में, एक प्रोग्रेसिव रेंज में क्या करना है, हमको यहाँ पे फायर करना है। ठीक, तो यहाँ पे उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक होना चाहिए रिडक्शन फैक्टर। एक होता है रिडक्शन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर जो होता है ये बताता है कि आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको चाहिए, ठीक, और आपकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। तो जैसे कि हमारी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो इसका जो रिडक्शन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो यदि हम 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज में क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, तो हमारा रिडक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव जो फायरिंग स्टेप यहाँ पे लेंगे, फायरिंग एंगल स्टेप्स, ठीक, तो वो कितने डिग्री का यहाँ पे होगा, तो उसके लिए 120 डिग्री इंटू लेना है आपको, 120 डिग्री इंटू रिडक्शन फैक्टर, इंटू होगा रिडक्शन फैक्टर। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री रिडक्शन फैक्टर क्या है 1/4, तो कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब यदि हमको आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल बनानी है, अच्छा पॉजिटिव साइकिल बनानी है, ठीक, तो जो फायरिंग एंगल की स्टेप्स होगी वो हम 90 डिग्री से 0 डिग्री और 0 डिग्री से 90 डिग्री लेंगे। तो ये किसके लेंगे, आउटपुट पॉजिटिव साइकिल। तो आउटपुट पॉजिटिव साइकिल ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो प्रोग्रेसिव चेंज इन फायरिंग एंगल होगा वो 90 डिग्री से 0 डिग्री और 0 डिग्री से 90 डिग्री होगा। यदि हमको आउटपुट में नेगेटिव साइकिल चाहिए, आउटपुट में हमको यदि नेगेटिव साइकिल चाहिए, तो प्रोग्रेसिव चेंज इन फायरिंग एंगल, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव चेंज इन फायरिंग एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री एंड देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो T1 थरिस्टर है इसको जब हम ट्रिगर करेंगे, सबसे पहले इसको ट्रिगर करेंगे, इसका फायरिंग एंगल होगा तो वो होगा 90 डिग्री पॉजिटिव साइकिल के लिए। सेकेंड थरिस्टर को ट्रिगर करेंगे तो इसका जो फायरिंग एंगल होगा वो 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री होगी। थर्ड जो थरिस्टर होगा उसका होगा यहाँ पे 60 माइनस 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री फायरिंग एंगल होगा। और उसके बाद में फिर फर्स्ट आ जाएगा और इसका यहाँ पे होगा
30 माइनस 30 डिग्री यानी कि 0 डिग्री, और फिर T2 आ जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर T3 आ जाएगा और जाएगा 30 प्लस 30 60 डिग्री, और फिर T1 आ जाएगा और जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो इस तरह से 90 डिग्री से 0 डिग्री और 0 डिग्री से 90 डिग्री में यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंज इन फायरिंग एंगल यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो उस प्रोग्रेसिव चेंज इन फायरिंग एंगल का जो स्टेप होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट में लोअर फ्रीक्वेंसी की पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी की पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल ऑब्टेन करने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो ये साइक्लो कन्वर्टर है, जब इससे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, तो यदि इसकी आउटपुट जो वोल्टेज है, ठीक है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, और करंट है, दोनों कैसी होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं। तो यदि इसमें आउटपुट वोल्टेज और करंट, तो यदि इसकी आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, कैसी होती हैं, सेम पोलरिटी में होती हैं, तो साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो कर एक्ट एज अ रेक्टिफायर, तो इसको याद रखिएगा। तो साइक्लो कन्वर्टर है वो क्या करता है, एक्ट एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह वो। ठीक है, समझ में आया। तो यदि आउटपुट वोल्टेज और करंट की पोलरिटी कैसी होती है, सेम, तो जो हमारा साइक्लो कन्वर्टर है वो कैसे वर्क करता है, एज अ रेक्टिफायर। और यदि आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कैसी होती है यहाँ पे, ठीक है, डिसिमिलर होती है, पोलरिटी होगी, तो उस समय ये कैसे वर्क करेगा यहाँ पे, तो एक्ट एज अ इन्वर्टर। ठीक, तो साइक्लो कन्वर्टर जो है ये एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है और दूसरा एक इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज और करंट की पोलरिटी सेम होगी तो रेक्टिफायर, और यदि डिसिमिलर होगी, असमान होगी, तो फिर वो एक इन्वर्टर की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यदि आपको पूछा कि आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, ठीक है, एंड करंट जो है वो नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो साइक्लो कन्वर्टर कैसे वर्क करेगा यहाँ पे, तो इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। यदि आपको बोला कि आउटपुट वोल्टेज और करंट, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कैसे वर्क करेगा, या बोला आपको कि आउटपुट वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हैं, तो कैसे वर्क करेगा, तो रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे ये जो रिएक्टर को यूज किया गया है इसको क्या बोलते हैं, आईजीआर। आईजीआर का मतलब होता है इंटर ग्रुप रिएक्टर, इंटर ग्रुप रिएक्टर। तो जो इंटर ग्रुप रिएक्टर है आईजीआर, इसको हम काय के लिए यूज करते हैं, तो आईजीआर इंटर ग्रुप रिएक्टर का यूज काय के लिए करेंगे, सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने की। ठीक है, कि यहाँ से इसमें, है ना, जब ये पॉजिटिव ग्रुप कंडक्ट करेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी, नेगेटिव ग्रुप कंडक्ट करेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट यहाँ पे सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए, तो इनके बिटवीन करंट सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए, तो उसको अवॉइड करने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे आईजीआर का यूज करते हैं। तो यदि पूछेगा कि आईजीआर का यूज काय के लिए करते हैं, तो आईजीआर का यूज काय के लिए करते हैं, सर्कुलेटिंग करंट को, ठीक है, अवॉइड करने के लिए आईजीआर का यहाँ पे यूज करते हैं, इंटर ग्रुप रिएक्टर का यूज करते हैं। तो किसके बिटवीन सर्कुलेटिंग करंट होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप कन्वर्टर के बिटवीन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप कन्वर्टर के बिटवीन सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए इंटर ग्रुप रिएक्टर आईजीआर का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब जैसा कि हमने यहाँ पे अभी यूज किया, 3 फेज टू सिंगल फेज था, यदि हमको 3 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन चाहिए, 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो है, तो 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो को में क्या करोगे, सेम पैटर्न का यहाँ पे यूज करोगे।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस प्रकार से, तो इससे आर वाई भी होगा ये, ठीक। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप के थरिस्टर हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं। अब हमको यदि थ्री फेज चाहिए, तो ऐसे ही जैसा ये सेट हमने लिया है, तो ऐसे ही हमको कितने सेट का यूज करना पड़ेगा, थ्री सेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक। तो यदि इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके थ्री सेट्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम थ्री सेट्स को ले लेंगे। तो जब इसके इस प्रकार से हम थ्री सेट्स ले लेंगे, ठीक, और थ्री सेट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करके यहाँ पे थ्री फेज लोड को यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये ऐसा थ्री फेज लोड यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सिंगल फेज ये वन फेज हो गया, ये टू फेज हो गया, और ये क्या हो गया, थ्री फेज। तो इसको बोलेंगे थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है, या फिर थ्री फेज, ठीक है, टू थ्री फेज थ्री पल्स भी बोलते हैं इसको। कितने पल्स रहेंगे इसमें, थ्री पल्स साइक्लो कन्वर्टर इसको बोलते हैं। तो इसमें कितने थरिस्टर्स का यूज करना पड़ेगा आपको, तो 6 × 3, कितने यूज करने पड़ेंगे, 6 × 3, तो 18 थरिस्टर का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ थरिस्टर्स यहाँ पे आप याद रखिए। ठीक। अब इसी का जस्ट क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, सेम ऐसा पैटर्न रहेगा, और इनको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, थ्री फेज टू थ्री फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर बोलेंगे। तो ये थ्री फेज टू थ्री फेज क्या था, हाफ वेव था। यदि ऐसा ही एक सेट रिवर्स करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे सेम, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्री फेज टू थ्री फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर बोलेंगे। ठीक। या फिर इसको सिक्स पल्स बोलते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो यूज करेंगे नंबर ऑफ थरिस्टर्स, वो इसके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो 36 थरिस्टर्स का वहां पे यूज करोगे। तो थ्री फेज टू थ्री फेज हाफ वेव में कितने यूज करोगे, 18 थरिस्टर, और थ्री फेज टू थ्री फेज ब्रिज में कितने यूज करोगे, 36 थरिस्टर्स का यूज करोगे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कि यदि यहाँ पे कि जो ब्रिज है और यहाँ पे जो हाफ वेव है, इन दोनों में जो थरिस्टर हम यूज कर रहे हैं, इन थरिस्टर की जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है, ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम वोल्ट एम्पियर रेटिंग के लिए जो, मतलब ऐसे बोलेंगे, सेम थरिस्टर की सेम रेटिंग है, सेम थरिस्टर रेटिंग के लिए थरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग, थरिस्टर की करंट रेटिंग क्या है, सेम है। तो सेम थरिस्टर के लिए आइडेंटिकल थरिस्टर होने पर भी जो हमारा ब्रिज होगा, इस ब्रिज में जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होगी इसकी, वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ होगी हाफ ब्रिज। ठीक है, तो हाफ ब्रिज यानी कि थ्री फेज टू थ्री फेज। जो हाफ वेव है, इस हाफ वेव से क्या होती है, डबल होती है। तो ब्रिज की वोल्ट एम्पियर रेटिंग क्या होगी, ठीक है, हाफ वेव से डबल होती है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, सेम रेटिंग के थरिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सेम रेटिंग के थरिस्टर यूज करने पर भी वोल्ट एम्पियर रेटिंग जो होती है ब्रिज में, वो डबल होती है। ठीक, तो इन सबको आप यहाँ पे ध्यान में रखना। इसके बाद में देखेंगे एस एम पी एस
तो एसएमपीएस जो थी स्विच मोड पावर सप्लाई, तो एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई है। तो जो स्विच मोड पावर सप्लाई है इसका यूज हम काहे के लिए करते हैं, तो जैसे कि हम देते हैं कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल पावर सप्लाई होती है, इस कन्वेंशनल पावर सप्लाई में हम क्या करते हैं, तो हम यूज करते हैं एक ट्रांसफॉर्मर, ठीक। और ये ट्रांसफॉर्मर से हम वोल्टेज को करते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन करने के बाद में हम क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर, जो इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं फिल्टर, तो यहाँ पे आप यूज करते हो फिल्टर, और फिल्टर यूज करने के बाद में आप लोड को क्या देते हो, डीसी। तो ये जो डीसी मिलती है ये आपकी कैसी होती है, पल्सेटिंग डीसी होती है, ठीक। तो यहाँ पे इसमें जो रिपल्स होते हैं उन रिपल्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाई। तो रिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड्स में होते हैं, ठीक। यदि हमको रिपल फ्री आउटपुट चाहिए, रिपल फ्री यानी आउटपुट चाहिए यानी कि प्योर डीसी चाहिए, प्योर डीसी, रिपल फ्री डीसी चाहिए। तो यदि रिपल फ्री डीसी चाहिए, प्योर डीसी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिल्टर सर्किट हम यहाँ पे यूज करते हैं इस फिल्टर सर्किट की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यदि इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करते हो तो इसका जो फिजिकल साइज है, ठीक है, फिजिकल साइज इसका क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो इसका फिजिकल साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पावर सप्लाई है वो कैसी हो जाती है, ये पावर सप्लाई बल्कि हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है, लार्ज साइज हो जाती है और इनएफिशिएंट हो जाती है। तो इसलिए इस पावर सप्लाई को ऑब्सोलीट कर दिया गया है आजकल, आजकल इसको यूज नहीं कर रहे हैं या बहुत ही रेयर इसका यूज कर रहे हैं। आजकल जो यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का। तो जैसे देखोगे आपके मोबाइल चार्जर है, ठीक है, आपका जो लैपटॉप वगैरह है उसका जो चार्जर है, उन सभी चार्जर में किसका यूज किया जा रहा है, एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज किया जा रहा है। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज हम क्यों कर रहे हैं, तो एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल पावर सप्लाई, ठीक। तो उसकी एडवांटेज क्या है ओवर कन्वेंशनल पावर सप्लाई, तो एडवांटेज आपको सबसे पहले यहाँ पे याद करनी है कि उसकी एडवांटेज क्या होती है। तो जो इसकी डिसएडवांटेज है तो वो कैसी होगी, एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस बोलेगा, एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस बोलेगा। तो एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस क्या है, तो एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस क्या है, यहाँ पे स्मॉल इन साइज एंड लेस इन वेट। तो वेट उसका क्या है, हल्का है, इसका वेट क्या है, भारी है, इसका वेट कम है, ठीक है। हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे हायर है। दूसरा है कि ये जो है, जो इनपुट वोल्टेज वेरिएशन होता है उस इनपुट वोल्टेज वेरिएशन के लिए ये लेस सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो लेस सेंसिटिव फॉर इनपुट वोल्टेज वेरिएशन। तो यदि पावर सप्लाई के इनपुट में वोल्टेज चेंज होता है यहाँ पे, है ना, जैसे आपके यहाँ 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है, तो इनपुट वोल्टेज वेरिएशन यदि होता है, ठीक है, तो लोड की वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो ये इसकी क्या होती है, यहाँ पे एडवांटेज होती है। समझ में आ गई बात। तो ये इसकी यहाँ पे एडवांटेज होती है, ठीक। तो ऐसा हमने क्या किया कि इसमें साइज छोटा हो गया, वेट इसका कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई इसकी, और ये क्या हो गया, लेस सेंसिटिव फॉर इनपुट वोल्टेज वेरिएशन हो गई। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई में हमने क्या किया कि जो इसके साथ में प्रॉब्लम्स आ रही थी उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, यानी कि ट्रांसफॉर्मर, फिल्टर सर्किट, इनके साइज को क्या किया, रिड्यूस किया। तो ट्रांसफॉर्मर एंड फिल्टर, ट्रांसफॉर्मर एंड फिल्टर जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट का जो साइज है वो किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी
तो इनका जो फिजिकल साइज है वो फिजिकल साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हायर फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसफॉर्मर का फिजिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर जो फिल्टर एलिमेंट हम यूज करते हैं उनका फिजिकल साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए एसएमपीएस में क्या किया गया कि एक लिया यहाँ पे, ये हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये, ठीक। तो ये हमारी एसी सप्लाई है, जो भी आपके पास सोर्स होगा एसी सोर्स है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे, ये है अनरेगुलेटेड रेक्टिफायर, यानी कि हमने क्या किया, इस एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, चोप करेंगे, ठीक है। चोप करके हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या कन्वर्ट करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी। तो इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट अब क्या आ जाएगा आपके पास में, हाई फ्रीक्वेंसी एसी, ठीक है। तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी, तो 40 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज 200 किलो हर्ट्ज, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी एसी आपको आउटपुट में मिलेगी, ठीक। अब इस एसी को आप क्या करोगे, ट्रांसफार्मर लगा लोगे, और ट्रांसफार्मर लगा के आपको जितना भी स्टेप डाउन वगैरह जो भी करना है उतना स्टेप डाउन कर लोगे, ठीक। उसके बाद में क्या कर लोगे, एक रेक्टिफायर लगा लोगे, डायोड लगा लोगे, रेक्टिफायर हो गया। रेक्टिफायर के बाद में आपको क्या लगा लोगे, फिल्टर सर्किट लगा लोगे, और फिल्टर सर्किट लगाने के बाद में यहाँ पे किसको कनेक्ट कर दोगे, लोड को कनेक्ट कर, ठीक। तो लोड जो है अब इसको क्या मिलेगी यहाँ पे, जो बोल सकते हो रिपल फ्री डीसी, ठीक है। तो लोड जो है इसको क्या मिलेगी, अब यहाँ पे रिपल फ्री डीसी इसको मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसी सप्लाई को अनरेगुलेटेड रेक्टिफायर के द्वारा यानी डायोड रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ कोई ट्रांसफार्मर यूज नहीं करेंगे, सीधा एसी को, ठीक है, डायोड रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, उसको इन्वर्टर के द्वारा क्या करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो हाई फ्रिक्वेंसी एसी में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चोपर होता है, चोपर चोपर पड़े हो आप लोग, ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विचिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो जो स्विचिंग डिवाइस होता है, वो स्विचिंग डिवाइस हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे पीबीजेटी, पावर बीजेटी, ठीक, या फिर यूज कर सकते हैं यहाँ पे पावर मॉसफेट। तो इनका यूज करके इस हाई फ्रीक्वेंसी एसी को हम जनरेट करेंगे, इन स्विचिंग डिवाइस को ऑन ऑफ कराएंगे, ठीक है। तो यदि बीजेटी यूज कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 40 किलो हर्ट्ज, पावर मॉसफेट यदि यूज कर रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो यदि 40 किलो हर्ट्ज आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उस रेंज तक के लिए इसको यूज करेंगे, 200 किलो हर्ट्ज तक चाहिए तो उस रेंज के लिए हम मॉसफेट का यूज करेंगे। तो इनका यूज करके हम क्या करते हैं, चोप करते हैं। आपको क्या मिल रहा है, ऐसे डीसी मिल रहा है, और इस डीसी को क्या करोगे आप, चोप करोगे ऐसे। तो चोप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी मिलेगा, ठीक। अब इसके मैग्नीट्यूड को, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को यदि कंट्रोल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड कंट्रोल करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, इसका यूज करेंगे। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो एसएमपीएस होता है ये किस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये चोपर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एसएमपीएस जो है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, बेस कर रहा है, तो चोपर के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। तो यदि पूछेगा एसएमपीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चोपर। चोपर क्यों बोल रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, एक स्विच, चॉपर का मतलब क्या, एक स्विच है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये जो स्विचिंग डिवाइस है ये ऑन ऑफ होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, चोपर के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ठीक। और इसमें हम आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, ये जो फिल्टर सर्किट यूज कर रहे हैं, इनका जो फिजिकल साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इनका फिजिकल साइज स्मॉल होने के कारण जो हमारी ये पावर सप्लाई है ये कैसी हो जाएगी, स्मॉल इन साइज हो जाएगी।
लेस इन वेट हो जाएगी और हाईली एफिशिएंट ये यहाँ पे हो जाती है। ठीक, समझ में आया? अब इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में आपको याद रखना है। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एसएमपीएस समझ गए, हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन पे जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है। तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या यूज करते हैं, फेरिट कोर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, फेरिट कोर यूज करेंगे किसके लिए, टू रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर में जो है फेरिट कोर का यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर सबको? ठीक, इसके बाद में इसके जो टाइप्स होते हैं, एसएमपीएस के जो टाइप होते हैं, वो टाइप्स आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें एक होता है, अच्छा पहले टाइप्स के पहले देख लेते हैं, इसकी एडवांटेज तो हमने देख ली ना, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है। तो इसकी डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है, हाई स्विचिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग है, यहाँ पे बार बार उसको आप ऑन ऑफ कर रहे हो, हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक इंटरफेरेंस होता है। किसमें होता है, जो कम्युनिकेशन लाइन है। तो कम्युनिकेशन लाइन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो यहाँ पे होता है एसएमपीएस के कारण। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे कोई टेलीफोन लाइन जा रही होगी ना, जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हो घर में भी, तो कोई टेलीविजन या रेडियो चल रहा है ना, उसमें घरघराहट आती है, क्योंकि जब भी किसी स्विच को हम ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होती है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होती है, तो ये भी स्विच है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होगी। और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेगी, कोई टेलीफोन लाइन जा रही है तो उस टेलीफोन लाइन से क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी और उसके सिग्नल्स को क्या करेगी, वो डिस्टर्ब करेगी। तो एक तो ये इसकी ड्रॉबैक यहाँ पे होती है। दूसरा कि इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कैसा होता है, पुअर। तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन इसका पुअर होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कि यहाँ पे जो हार्मोनिक्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोनिक्स के प्रोडक्शन के कारण, क्यों, हाई स्विचिंग ऑपरेशन है, तो हाई स्विचिंग ऑपरेशन के कारण क्या होंगे, हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे। और ये हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या यूज करना पड़ता है, फिल्टर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूज करते हैं फिल्टर इन इनपुट एंड आउटपुट बोथ। ठीक है, तो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स होता है। तो हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होता है जिसके कारण वहां पे रेडियो फ्रिक्वेंसी जो नॉइस है इसको सप्रेस करना होता है। तो यूज फिल्टर इन इनपुट एंड आउटपुट, तो क्या बोलेंगे, टू सप्रेस रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस, तो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस को सप्रेस करने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या यूज करना पड़ेगा, आपको फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये इसकी ड्रॉबैक यहाँ पे होती है एसएमपीएस की। उसके बाद में इसके जो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ एसएमपीएस, तो इसमें एक होता है फ्लाईबैक एसएमपीएस। तो जो फ्लाईबैक एसएमपीएस होता है इसका यूज करते हैं लो पावर
लेस देन 500 वॉट। दूसरा होता है पुश पुल, तो इसका जो यूज करते हैं वो लो वोल्टेज के लिए करते हैं। एक होता है हाफ ब्रिज, इसका यूज करते हैं हाई वोल्टेज के लिए। ठीक, और एक होता है यहाँ पे फुल ब्रिज, एसएमपीएस। तो फुल ब्रिज एसएमपीएस का यूज करते हैं हाई पावर एप्लीकेशन के लिए। अब इसमें जो हाई पावर है वो है अबाउ 750 वॉट। तो 750 वॉट से ज़्यादा के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये रिमार्केबल पॉइंट है इनके, है ना, इनको ही आपको याद रखना है कि एसएमपीएस जो है इनका यूज करते हैं। अब यदि इसकी आउटपुट वोल्टेज पूछेगा कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक, आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला यदि पूछेगा, तो जो फ्लाईबैक है इसकी जो फ्लाईबैक है इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है सोर्स वोल्टेज इनटू, ठीक है, ए टी ऑन अपॉन टी माइनस टी ऑन। ठीक, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीएस तो पता है क्या है, ये सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज का मतलब यहाँ पे, ठीक है, इनपुट वोल्टेज है ये। और ए जो है, ये जो है ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/N1। टी ऑन तो पता है टर्न ऑन टाइम, टी तो पता ही है ना, टोटल टाइम। दूसरा यहाँ पे जो लो वोल्टेज है, इस लो वोल्टेज एसएमपीएस की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, सॉरी पुश पुल है, पुश पुल की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, इसकी आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है, ठीक है, ये N2/N1 है और इनटू क्या होगा Vs। तो ए का मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न का रेशियो, ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना उसको ए से शो किया है। तीसरा देखेंगे, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 0.5 ए इंटू Vs, ठीक है, हाफ ब्रिज। और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो है ए Vs। तो ये इसकी आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है, इससे हम आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएमपीएस में इतना याद रखिए। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे एचवीडीसी। तो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, ठीक। तो जो एचवीडीसी ट्रांसमिशन होता है, एचवीडीसी ट्रांसमिशन हम क्यों करते हैं, तो कॉस्ट के लिए, पैसे के लिए, पैसा बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो एचवीडीसी ट्रांसमिशन होता है, ये एचवीडीसी ट्रांसमिशन हमको कब इकोनॉमिकल होता है, तो सबको पता है कि ये क्या है, इसकी डिस्टेंस है, ठीक। और ये शो कर रहा है यहाँ पे किसको, कॉस्ट को शो कर रहा है, ठीक। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पे ये एसी सिस्टम है, एसी सिस्टम है, ये एसी की कॉस्ट को, एसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट को शो कर रहा है। और ये जो है ये डीसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट को शो कर रहा है, ठीक। तो एक शो कर रहा है एसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट को और दूसरा शो कर रहा है डीसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट को। जब डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस जीरो है मतलब आप कहाँ पे हो, सब स्टेशन में हो, ठीक। तो उस समय देखेंगे कि यहाँ पे किसकी कॉस्ट कम है, तो एसी की कॉस्ट कम है और डीसी की कॉस्ट क्या है, हाई। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल कॉस्ट। तो टर्मिनल कॉस्ट ऑफ एसी ये कैसी होती है, लो होती है। एंड टर्मिनल कॉस्ट ऑफ डीसी क्या होती है, तो टर्मिनल कॉस्ट ऑफ डीसी क्या होती है यहाँ पे, हाई। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन में जो टर्मिनल कॉस्ट ऑफ डीसी है ये क्या होती है, हाई। किसी कारण से आई होती है, तो ड्यू टू, ठीक है, कन्वर्टर। तो आपको क्या लगाना पड़ता है यहाँ पे, कन्वर्टर स्टेशन, कन्वर्टिंग स्टेशन होता है। तो इस कन्वर्टिंग स्टेशन के लिए टर्मिनल कॉस्ट या सब स्टेशन की कॉस्ट
किसकी ज़्यादा होती है, HVDC ट्रांसमिशन की ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरा देखेंगे कि जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो AC की कॉस्ट, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है ऑलमोस्ट, और इसकी जो कॉस्ट है इंक्रीज हो रही है बट लेस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, ब्रेक अवन पॉइंट है। तो इसका जो ब्रेक एवन पॉइंट होता है, ये ब्रेक एवन पॉइंट कितना होता है, 600 टू 800 किलोमीटर। तो जो HVDC ट्रांसमिशन है ये हमारे लिए कब इकोनॉमिकल होता है, कब हमको पैसे की बचत होती है इसमें, तो जब इसकी ट्रांसमिशन लेंथ कितनी होती है लाइन की, 600 टू 800 किलोमीटर। यानी कि HVDC ट्रांसमिशन जो है ये लॉन्गर लेंथ के लिए ही सुटेबल होता है, ठीक है, और हाई अमाउंट की, लार्ज अमाउंट की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो जो पावर आपको डिस्पैच करनी है उस पावर का अमाउंट ज़्यादा है और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लॉन्गर है, तो उसके लिए फिर HVDC ट्रांसमिशन जो है वो इकोनॉमिकल होता है ओवर HVAC ट्रांसमिशन। ठीक, तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तो एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि HVDC और HVAC, ठीक है, दोनों का जो कंपैरिजन है, दोनों का कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक, तो कुछ पॉइंट के बेसिस पे देखते हैं। तो कंपैरिजन है ये, तो यहाँ पे देखेंगे HVAC और HVDC। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट। तो जो कैपिटल कॉस्ट है ये है HVAC और ये है HVDC। ठीक ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल कॉस्ट में एक है लाइन कॉस्ट। तो लाइन कॉस्ट की यदि बात करें तो HVAC की क्या रहेगी, लो, सॉरी HVAC की क्या रहेगी, हाई, HVDC की क्या रहेगी, लो। ठीक, DC में हमको कितने नंबर ऑफ कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे, 2 कंडक्टर्स, और AC में हमको ट्रांसमिशन के लिए कितने कंडक्टर यूज करने पड़ते हैं, 3 कंडक्टर्स। ठीक, दूसरा कि जो AC होता है इस AC में क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट के कारण कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यूटिलाइज नहीं हो पाता है, सेंटर से करंट फ्लो नहीं होती है। DC में पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, यूटिलाइज होता है, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो होती है। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल किस में लेस होगा, DC में लेस होगा। तो इसलिए जो लाइन कॉस्ट में क्या जाएगा, कंडक्टर वगैरह की कॉस्ट आ जाएगी, तो वो किस में आपकी कम रहेगी, DC में कम रहेगी। ठीक, ठीक, उसके बाद में देखेंगे सब स्टेशन। ये भी बताया अभी, सब स्टेशन, सब स्टेशन की कॉस्ट किसकी होगी ज्यादा, तो सब स्टेशन की कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी, इसकी लो होगी AC की, और DC की क्या होगी, हाई होगी। तो हाई कॉस्ट किसके कारण है ये बताया, ड्यू टू कन्वर्टिंग स्टेशन, ठीक है, कन्वर्टिंग स्टेशन कारण उसकी कॉस्ट यहाँ पे हाई हो जाती है। ठीक, नंबर ऑफ सर्किट्स, तो इसमें नंबर ऑफ सर्किट्स हमको क्या करने पड़ते हैं, ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, हाई। इसमें नंबर ऑफ सर्किट्स आपके क्या रहेंगे, लो, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे, लो रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो इंटरमीडिएट सब स्टेशन होते हैं, इंटरमीडिएट सब स्टेशन। ठीक, तो AC में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है, रिएक्टिव पावर फ्लो होती है, वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो हमको क्या करने पड़ते हैं, बीच बीच में सब स्टेशन लगाने पड़ते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इंटरमीडिएट सब स्टेशन। ठीक है, तो इसमें हमको यूज करने पड़ते हैं, तो इसके कारण इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई। इसमें नो यूज, इसमें यूज नहीं करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे लो हो जाती है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। स्किन इफेक्ट अभी बताया आपको, तो ये आपको मैंने बताया कि स्किन इफेक्ट इसमें होता है और इसमें यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, दूसरा ग्राउंड रिटर्न, ग्राउंड रिटर्न, ठीक है, HVAC में नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम ग्राउंड को एज रिटर्न ले, और HVDC में हम क्या करते हैं, ग्राउंड को एज अ रिटर्न पाथ यूज करते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, यूनिपोलर बाइपोलर पड़े हो तो यूनिपोलर में तो हम परमानेंट यूज करते हैं, और बाइपोलर में क्या करते हैं, टेम्परली यूज करते हैं उसको।
इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। पावर ट्रांसफर, जो पावर ट्रांसफर हम करते हैं, तो पावर ट्रांसफर जो है वो इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड पावर को ट्रांसफर कर सकते हो। सिल पढ़े हो आप लोग, सिल क्या होता है, ठीक, सर्ज इंपेडेंस। तो आप लोग पढ़े हो कि इसके द्वारा कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो स्क्वायर ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन क्या पढ़े हो, सर्ज इंपेडेंस। तो इसमें लिमिटेड पावर आप ट्रांसमिट कर सकते हो, इसमें नो लिमिटेशन। तो डीसी में पावर ट्रांसफर करने का कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। दूसरा देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल, तो वोल्टेज कंट्रोल जो है वो इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और इसमें क्या होता है यहाँ पे, इजी होता है। तो डीसी में इजी होता है और एसी में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज इंडक्टर होता है, तो सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं, है ना, वोल्टेज कंट्रोल के लिए। या फिर फेरेंटी इफेक्ट होता है, तो फेरेंटी इफेक्ट में क्या करते हैं हम, सीरीज कैपेसिटेंस के कारण होता है, तो क्या करते हैं, शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस, कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस, तो कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस किस में होता है, एसी में होता है कि डीसी में होता है, तो एसी में होता है, यस, इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो कोरोना है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस, कम होता है। तो इसमें बोल सकते हो मोर, उसमें क्या बोल सकते हो, लेस। उसमें होता है बट कम होता है। रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, एसी की कि डीसी की, तो इसकी लेस होती है, इसकी हाई होती है, ठीक। तो एसी की जो रिलायबिलिटी है वो कम है, डीसी की रिलायबिलिटी क्या है, हायर है। शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है एसी में मोर होती है और डीसी में क्या होती है, ये लेस होती है, ठीक है। कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल जो है एसी में सिंपल एंड चीप है, सस्ता है, जबकि डीसी में क्या है, डिफिकल्ट है एंड कॉस्टली, ठीक। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है, ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पे वेरी लो और इसमें क्या है, हाई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अभी भी बोलेगा सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन। तो सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए इंसुलेशन हमको किसमें ज्यादा यूज करना पड़ता है, एसी में ज्यादा यूज करना पड़ेगा और डीसी में कम यूज करना पड़ेगा। तो सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए, ठीक है, एसी में इंसुलेशन ज्यादा होगा और डीसी में क्या होगा, आपका इंसुलेशन की वैल्यू कम होगी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे सिंक्रोनाइज सिस्टम, सिंक्रोनाइज सिस्टम को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है, किसमें इजी होता है, ठीक है, डीसी में इजी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसकी तुलना में डिफिकल्ट होता है, ठीक। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सब स्टेशंस को भी हम क्या करते हैं, डीसी में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। किसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, किसी की 60 हर्ट्ज है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे, उसको तो डीसी में कन्वर्ट कर देंगे और डीसी में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, डीसी को सिंक्रोनाइज कर लेंगे। तो डीसी को सिंक्रोनाइज करना क्या होता है, इजी होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सब स्टेशन को भी इंटरकनेक्ट किया जा सकता है डीसी में। तो ये पूछेगा किस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिस्टम को, तो वो हम डीसी में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक।
ओवरहेड स्ट्रक्चर की कॉस्ट बोलेगा किस में ज्यादा होती है, एसी में ज्यादा रहेगी, डीसी में कॉस्ट कम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे सेवरल यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं एसी और डीसी के कंपैरिजन के, किसमें क्या एडवांटेज है। ठीक, यदि हम देखें कि कुछ ड्रॉबैक भी होती है ना डीसी की, डीसी को हम हाई वोल्टेज पर जनरेट नहीं कर पाते हैं। हाई वोल्टेज जनरेशन किसमें पॉसिबल होता है, एसी में। डीसी हम ड्यू टू कंपटीशन प्रॉब्लम है ना, डीसी जनरेटर में कंपटीशन की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण डीसी जनरेटर मैक्सिमम कितनी वोल्ट जनरेट करते हैं, 600 वोल्ट, और यहाँ पे तो हम 33 केवी तक भी जनरेशन करते हैं। ठीक, तो हाई वोल्टेज जनरेशन किसमें पॉसिबल होता है, एसी में, डीसी में पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हो, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, किसकी हेल्प से, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हो वोल्टेज को एसी में, डीसी में आप नहीं कर पाओगे। ठीक, दूसरा जो डीसी आर्क होती है, उस डीसी आर्क को ठीक है एक्सटिंग्यूश करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो डीसी आर्क होती है, इसको जो एक्सटिंग्यूश करते हैं, ठीक है, इसको एक्सटिंग्यूश करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ये। तो इसलिए डीसी जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। जबकि एसी आर्क को क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सटिंग्यूश कर सकते हैं, उसको आसानी से बुझा सकते हैं। तो इसके कारण एसी सर्किट ब्रेकर कैसे होते हैं, चीपर होते हैं डीसी के कंपैरिजन। ठीक, तो ये कुछ डीसी की ड्रॉबैक है कि हाई वोल्टेज जनरेशन डीसी में नहीं है, ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, डीसी सर्किट ब्रेकर और स्विचेस क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन जो स्टैटिक डिवाइसेस हैं, आजकल स्टैटिक डिवाइस आ रहे हैं है ना, उनका यूज कर सकें, और उनका यूज करके जो फास्ट फॉल्ट क्लियरिंग यदि बोलेगा, फास्ट फॉल्ट क्लियरिंग किसमें पॉसिबल है, तो वो डीसी में पॉसिबल। तो डीसी में फॉल्ट क्लियर होने का जो समय है वो कम रहेगा। तो फास्ट फॉल्ट क्लियरिंग किसमें पॉसिबल होती है, डीसी में पॉसिबल होती है एसी की तुलना में। ठीक, तो ये एसी और डीसी का कुछ कंपैरिजन है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंट्रोल करेगा, एकदम डिटेल में बताया नहीं है, बट कंट्रोल किसमें बेटर है, ठीक है, एसी में, डीसी में डिफिकल्ट है। कंट्रोल मतलब देखना पड़ेगा एक्चुअल किसको कंट्रोल बोल रहा है ना। तो वो कंट्रोल के लिए जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोल का क्या है, सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो किसमें चीपर होता है, एसी में, डीसी में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक, वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं करते हम, पावर को करते हैं। हाँ, वोल्टेज जो है, वोल्टेज की रेंज बोलेगा, ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज बोलेगा, हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज बोलेगा। तो हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है इंडिया में अभी कितनी है, 1200 केवी। ठीक है, और किसमें है ये, एसी में। हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया कितनी है, ये 1200 केवी है। ठीक, तो 1200 केवी है, कौन से अप्लाई में, एसी में। समझ में आया? इसके अलावा कितनी होती है, 800 केवी है, 765 केवी है, 750 केवी है, 400 केवी है, 220 केवी है, 132 केवी है, 110 केवी है, और 66 केवी है। तो इनका हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। डीसी में जो ट्रांसमिशन करते हैं प्लस माइनस 500 केवी, प्लस माइनस 600 केवी, तो ये डीसी की ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है। ठीक, कल बताया था मैं ना कि जो हम यूज कर रहे हैं, आजकल जो यूज करे जा रहे हैं, ठीक है, कल या परसों अपन पढ़ रहे थे थ्री फेज इन्वर्टर, थ्री फेज इन्वर्टर पढ़ रहे थे। तो थ्री फेज इन्वर्टर में मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्टर हम किससे बना सकते हैं, एससीआर से, थरिस्टर से बना सकते हैं, या हम किससे बना सकते हैं, ये आईजीटीपी से बना सकते हैं। लेकिन आजकल किसका ज़्यादा यूज किया जा रहा है, आईजीबीटी का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो थरिस्टर से भी बना सकते हो, एससीआर से भी, आईजीबीटी से बना सकते हो। आईजीबीटी का जो यूज है वो आजकल ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है, इन्वर्टर में। ठीक, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर और रेक्टिफायर।
यानी कि हम कन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें किसका यूज कर सकते हैं, आईजीबीटी का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आईजीबीटी का यूज आजकल ज्यादा किया जा रहा है ना। 3 फेज इन्वर्टर के समय बताया था मैंने ये, है ना। तो यदि पूछेगा कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन में जो कन्वर्टर यूज करते हैं, उस कन्वर्टर में किसका यूज ज्यादा किया जा रहा है, तो किसका यूज ज्यादा करेंगे, आईजीबीटी का यूज ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पे जो डीसी लिंक होते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी लिंक, कितना हो गया, चलो इसको मैं कल बताता हूँ, टाइप ऑफ डीसी लिंक ना, बीच में रह जाएगा, तो इसको कल बताते हैं टाइप्स ऑफ डीसी लिंक।